छाती पीट रहे हैं विपक्ष के लोग कि असंभव है किसी का नाम काटना। 243 सीटों पर हमारी मुकम्मल तैयारी अवश्य हो रही है। मकसद है कि एनडीए कैसे भारी अंतर से जीते। ऐसी बातों से एक तो उनको परहेज करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय शो। मैं हूं शिव पूजन झा और आज हमने इनवाइट किया है राजेश भट्ट साहब को। आप मुख्य प्रवक्ता हैं लोजपा के और जाहिर तौर पर पहला सवाल तो भट्ट साहब आपसे यही करना चाहेंगे कि आखिर क्या हो गया है मोदी के हनुमान को। हमने वो दौर भी देखा था जबकि पूरी पार्टी टूट गई, भाजपा दूसरी तरफ देख रही थी, मतलब कोई ध्यान नहीं था चिराग पासवान पर। लेकिन चिराग पासवान बने रहे, एक भी बयान ऐसा नहीं दिया, क्योंकि दूसरा खेमा लगातार इनको आमंत्रित भी कर रहा था, लेकिन उस वक्त कहीं कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा था। चिराग पासवान एकाएक जिस सरकार का हिस्सा है उसी सरकार को अब ये कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति क्या है? उसके पहले अगर बैकग्राउंड में जाऊं तो आरा में भी वो बयान देते हैं कि हम सारी 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, तो इस बयान के कई मायने निकलते हैं। देखिए, आरा के नवसंकल्प महासभा के मंच से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जो 243 सीटों पर लड़ने की बात कही, उसका आशय ये था कि बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीट जो है उन तमाम सीटों पर जीत कैसे दर्ज की जाए और वो भी भारी अंतर से, यह बात को लेकर वो केंद्रित थी। 243 सीटों पर हमारी मुकम्मल तैयारी अवश्य हो रही है और इसलिए हो रही है कि हमारे जो प्रत्याशी हों वो भारी अंतर से जीते ही जीते। हमारे सहयोगी दल के भी जो प्रत्याशी अन्य दलों से अलग अलग सीटों पे जो लड़े, हमारी इस तैयारी का उनको भी लाभ मिल सके। हमारा देखिए सिर्फ जितना अपने पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति नहीं है, हमारी भूमिका उस प्रत्याशी के प्रति भी है जो अन्य दलों से लड़ेंगे। हमारा मकसद है कि एनडीए कैसे भारी अंतर से जीते। 225 सीट का जो हमारा लक्ष्य तय हुआ है, अक्टूबर में जो एक अन्य मार्ग में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक हुई जिसमें 225 का लक्ष्य तय किया गया था और 225 के लक्ष्य के मुकाबले हमारी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी। देखिए, ये तो एक पहलू हुआ है, आई फुली एंडोर्स योर व्यूज कि ये उनकी मंशा हो सकती, तभी इस तरीके का बयान नहीं, इसी मंशा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूँ, इत्तेफाक रख रहा हूँ आपकी बात से, लेकिन वहीं पर उसके इतर आप देखते हैं हाल के दिनों में लगातार इनके बयान आए, जिस तरीके से क्राइम ग्राफ यहाँ पर उसमें इजाफा हो रहा है, अपने सरकार को ही ये लगातार निशाना साधते रहे। और जिस वजह से आपने देखा कि जीतन राम मांझी इन पर काफ़ी हमलावर हुए, जदयू के कई नेता इन पर हमलावर हो गए। आखिरकार जब इस तरीके के कयास लगाए जाने लगे कि क्या चिराग पासवान फिर 2020 वाली रणनीति करेंगे? देखिए शिवपूजन जी, चिराग पासवान जी, आपने ही कहा अभी कि मोदी के हनुमान हैं। निश्चित तौर पर मोदी के हनुमान हैं और परमानेंट हैं, कोई टेम्पररी नहीं है। आप देखे होंगे कि 2020 में जब हम एनडीए से अलग भी लड़ रहे थे तो आप देखे होंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई भी बयान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया। तो एनडीए से बाहर रहकर भी उनकी आस्था मोदी के प्रति ही रही और एनडीए में जब हम लोग आ गए हैं तो हमारी चिंता है मोदी जी के प्रति। और निश्चित तौर पर नीतीश जी को लेकर बिहार के सुशासन की सरकार जो लगातार चल रही है और एक ग्राफ है जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति हम लोगों ने अपनाया है, उस जीरो टॉलरेंस की नीति में कहीं अगर बाधक कोई चीज होता है और जनता के बीच एक जब गलत संदेश जाता है तो डाइकोटोमी दिख गया ना। तो हमारे नेता ने अपने ही सरकार को सलाह देने नहीं, कटघरे में नहीं। देखिए, इसका सकारात्मक पहलू समझिए। मैं समझ रहा हूं कि सलाह दिया गया, पहले भी आप सलाह दिया गया कि उन्होंने, देखिए स्पष्ट उन्होंने आपने उनको जो है तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। उस ट्वीट का लाइन आप देखें, कब तक हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे बिहारवासी। मैं सिर्फ ट्वीट की बात थोड़ी, दूसरी लाइन बयानों की भी बात कर रहा हूं। दूसरी लाइन जो थी वो इस बात को लेकर थी कि भाई अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। क्या बात है कि पुलिसकर्मी इतने नतमस्तक हैं? सरकार को उन्होंने नहीं घेरा है। पुलिस की शर्मिंदगी जाहिर की नहीं, पुलिस की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस की वो मुस्तैदी क्यों नहीं दिख रही है। अगर पुलिस प्रशासन के कोई कार्यशैली में बदलाव की आवश्यकता है
तो निश्चित तौर पर क्यों नहीं हो रहा करने की जरूरत भाई, है। यही चीज तो आपको कह रहा हूं, जो समझना चाह रहे हैं सरकार में एक जिम्मेवार क्लोज डोर घटक मीटिंग के तहत लगातार जा रहे हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, लगातार आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। क्लोज डोर मीटिंग के तहत ये बातें रखी जा सकती थी। वॉज देयर एनी नीड टू गो फॉर डर्टी लिनन वॉशिंग इन द पब्लिक? नहीं, ऐसी बात देखिए, जनता में एक अविश्वास की भावना जग रही थी, चूंकि कई घटनाएं लगातार बैक टू बैक चल रहा था, कई घटनाएं, और खासकर जब पारस अस्पताल में, मैं नहीं कहता कि वो व्यक्ति भी कोई शरीफ आदमी था, उनका भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, बावजूद मैं कह रहा हूं कि अपराध है और हर अपराध दुखद है। अपराधी कोई भी हो, वो कम से कम सलाखों के अंदर हो, और उन पे स्पीडी ट्रायल, जो नीतीश कुमार जी का पहले फंडा यूएसपी होता था नीतीश कुमार का, तो उसी यूएसपी को हम बरकरार रखना चाहते हैं, चूंकि जनता का विश्वास है। शासन प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं रहेगा तो सरकार बदनाम होगी और सरकार का यूएसपी खराब होगा। तो हम लोगों ने एक सलाह दिया कि अब पुलिस की कार्यशैली की समीक्षा करने की आवश्यकता है, और अगर कोई अपेक्षित बदलाव करने हो तो अवश्य किए जाए। हालांकि इसको इस रूप में मीडिया ने इंटरप्रेट किया इस रूप में कि चिराग पासवान जी अपनी ही सरकार को कटघरे में ला रहे हैं। ऐसी भावना बिल्कुल ही नहीं थी, और नाज है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और हम कल कोर्स करेक्शन भी कर लिया आपके है चैनल के दर्शक जो पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी जो देखें, निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था, जीरो टॉलरेंस की जो नीति और सुशासन की जो सरकार का परसेप्शन है, वो परसेप्शन कायम रहे, और पुलिस की जो कार्यशैली है, अगर पुलिस की कोई भी कार्यशैली के कारण सरकार की फजीहत हो रही है, तो मैं समझता हूं कि पुलिस की कार्यशैली में बदलाव अपेक्षित है और उनको किया जाना चाहिए। इस विषय पर मैं आपसे गहन चर्चा चाह भी रहा था। भट्ट साहब, अभी एक दूसरा मुद्दा गरमाया हुआ है बिहार की राजनीति में इन दिनों, वो है SIR का मुद्दा। हम देख रहे हैं मामला सुप्रीम कोर्ट में भी तक भी चला गया, लेकिन इस सब के बावजूद जो अभी तक रिपोर्ट्स निकल करके सामने आई हैं, 62 लाख से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जो या तो फर्जी चिन्हित हुए हैं, या उनकी मृत्यु हो चुकी है, या स्थानांतरण हो चुका है। बल्कि कुछ रिपोर्ट तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे ज़िले हैं सीमांचल के जिसमें वोटर कार्ड जो इशू किया गया है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से ज़्यादा 5% के आसपास ज़्यादा इशू किया गया है। तो यही बात मैं आपको, और दूसरी बात, इस सवाल में ही जवाब है आपका। जी, दूसरी बात और क्या है वहां पर गौर करने के लायक, उनके पास कोई दूसरा दस्तावेज है नहीं, सिर्फ वोटर कार्ड और आधार कार्ड। अब इसको आप देख लीजिए कि अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि अखबारों की सुर्खियां कैसे बटोरी कि कुत्ता कुमार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन रहा है, सोनालिका ट्रैक्टर का बन रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बड़ा मुखर है इस मुद्दे को। देखिए, विपक्ष शुरू से ही, जब से मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ है, छाती पीट रहे विपक्ष के लोग। विपक्ष के लोगों को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, और बिहार की तमाम जनता को भी कहना चाहता हूं कि असंभव है किसी का नाम काटना। जो जेन्युइन वोटर्स हैं, बोनाफाइड वोटर्स हैं, उनको कोई भी कंडीशन में मैं नहीं समझता कि नाम काटा जाएगा और नाम कटेगा। मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि जेन्युइन वोटर्स को कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। इस मतदाता गहन पुनरीक्षण के दौरान आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि 3 तरह के नाम निश्चित तौर पर चयनित हैं और उन्हीं पर काम हो रहा है। पहला, जो इस दुनिया में नहीं है, मतलब जो मृत हो गए हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं। कई नाम ऐसे हैं जो स्थानांतरित हो गए हैं, बिहार से कई लोग बाहर चले गए हैं, उनका भी नाम है यहाँ। कई नाम ऐसे हैं जो 2 जगह जिनकी प्रविष्टियां अंकित है। तो आप बताइए कि वोटर तो एक ही जगह का है ना। आखिर कर्नाटक में जो लोग रह रहे हैं, अब इस जिनका गांव से कोई संबंध नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वो कर्नाटक में वोट करें, बिहार में मतदाता सूची में नाम डालकर और उनके नाम पर कोई फर्जी वोटिंग की जाए, तो जिन लोगों को इसका लाभ मिलता रहा है, जिन लोगों को इसका लाभ मिलता रहा है, एक कंसर्न तो भट्ट साहब सिक्योरिटी थ्रेट भी है। आप देखिए कि शुरुआत में ही जांच में पता लगा कि भाई नेपाली मूल के लोग, बांग्लादेश मूल के, वो सब वैसे ही फिल्टर हो जाएंगे ना भाई। इसी के लिए तो पुनरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन हमारा मकसद कहने का यह है कि जो
विपक्ष द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। गांव में आप जाएंगे तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारा वोटर कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। क्या लगता है ये अफवाह जो फैलाया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हो, बिहार के लोग और बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासी बिहारी भी, हमारे जो भाई बसे हुए हैं, आप अगर बेंगलोर में रहते हैं, आपकी सुविधा है, बेंगलोर में आप मतदाता सूची में बने रहना चाहते हैं तो वहां बने, नहीं तो गांव के मतदाता सूची में आप अपना जो है प्रविष्टि करा सकते हैं। लेकिन प्रविष्टियां एक जगह ही होंगी, यह जो है चुनाव आयोग ने तय किया है और इसी पर काम हो रहा है। अब इसमें कोई भी बाहर का आदमी अगर बसा हुआ है आके, राजद जी को बहुत ऐतराज है। तो ऐतराज इसलिए है कि सीमांचल इलाकों में कुछ ऐसे फर्जी वोटरों को जबरन अंकित कराया गया उन लोगों के टाइम में जो आज उनके वोटर बने हुए हैं और जिनका फर्जी तौर पर उनका सीधा लाभ मिलता है। मुझे लगता है कि ये समस्या तो हम उत्तराखंड में भी देख रहे हैं, हिमाचल में भी नहीं, कहीं भी हो, असम में मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। बंगाल तो खास करके अभी देखिए बिहार में चुनाव है, जिन्न जो निकलता था यही होता था। अब जिन्न निकलना बंद हो जाएगा, जिन्न निकलना, इसीलिए उनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द है और सबसे ज्यादा अफवाह जो है विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है। अब एक मुद्दा और हम आपसे चर्चा भाई, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल पे कि जो जेन्युइन वोटर है, भारत के किसी भाग में रहता हो, वह वोटर रहेगा, चाहे वो अपने गांव में रहना चाहे या कहीं दूसरे अन्य प्रदेश में रहना चाहे। ये उनके सहूलियत पर डिपेंड करता है। बिल्कुल समझ गया। एक मुद्दा और मैं चर्चा करना चाहता हूं, और आप देख रहे होंगे हाल के दिनों में तेज प्रताप यादव बड़ा तेज एकदम ये हो रहे हैं, बयानबाजी उनकी हो गई है। ऑल ऑफ ए सडन विद इन द फैमिली ही वो लोगों को टारगेट करना शुरू कर रहे हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं राघोपुर, महुआ, वो तैयार बैठे हुए हैं। क्या होता हुआ दिख रहा है? घर का भेदी लंका ढाएगा? नहीं, घर का भेदी लंका, जब घर में किसी का सम्मान नहीं रहेगा, घर में ही इतनी बड़ी राजनीति है, तो निश्चित तौर पर भाई घर का आदमी है, घर में सम्मान तो मिलना ही चाहिए, हर आदमी की अपेक्षा होती है। और तेज प्रताप जी अगर अपने पिता से, अपने माता से, अपने भाई से अगर अपेक्षा रखते हैं कि हमको भी अपने पार्टी में सम्मान मिले, तो निश्चित तौर पर उनकी अपेक्षा सही है। मैं समझता हूँ उनका भी उस पार्टी पे उतना ही हक है, चूंकि उसके निर्माण में उनकी भी कुछ ना कुछ अहम भूमिका रही होगी। बड़े पुत्र हैं, तो घर में अगर सामंजस्य नहीं बैठ रहा है और घर के लोग ही आपसी साजिश के तहत अगर कोई बाहर करना चाहते हो, तो उन्होंने तो कहा है कि साजिशकर्ता का भी नाम मैं समय आने पर जो है मैं बताऊंगा। वो तो ऐसे तो अब राजनीति करने वाले लोग, में लड़की छेड़ने वाले वो आते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। भाई वीरेंद्र का वीडियो, ये जो है ऑडियो क्लिप एक वायरल हुआ, वहां पर कह रहे हैं क्या भाई वीरेंद्र पर कार्रवाई होगी? वो तो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि भाई जब दूसरा करता है और घर के परिवार के सदस्यों की जब बारी आती है तो चुप्पी लोग साध लेते हैं। आखिर तेज प्रताप पर ही क्यों? और निश्चित तौर पर कोई ना कोई शक्तियां जो उनके घर और उनके पार्टी के बीच जो बने हुए लोग हैं, वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जो भी हो, घर में तेज प्रताप जी असहज महसूस कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति करना उनका स्वभाव है और उनकी पेशा है राजनीति, तो कहीं ना कहीं से राजनीति तो उनको करना ही है। तो आपको लग क्या रहा है, एक जो लीगेसी बात कही जाती है लालू की, अक्सर हम उसको डिफाइन कर देते हैं बड़ा सिंपल तरीके से कि एमवाई समीकरण का, इसमें कुछ डेंट भी लगा पाएंगे तेज प्रताप? किस तरफ झुकेगा? बड़े बेटे तो निश्चित तौर पर देखिए, घर से जब बाहर होते हैं लोग तो घर की बात चौराहे पे आती है, डेंट तो होगा ही, इसमें अवश्य डेंट होगा। एक और तेज प्रताप जी भी बराबर के हकदार हैं उस राजद में। अगर दो भाई है तो दोनों भाइयों का समान अधिकार है मेरे ख्याल से, और वो अगर असहज हैं किसी कारण से तो निश्चित तौर पर बात चौराहे पे जा रही है। तो बिहार इशारा कर रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूं लालू के बाद शायद पार्टी में नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजद एक परिवार की पार्टी और एक परिवार का सदस्य जब बाहर जाएगा तो वही लोग बटेंगे ना जो उनके फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल, उनके फॉलोअर्स की संख्या में कहीं ना कहीं कुछ तो
भटकाव होगा। अब एक अंतिम सवाल मेरा है बटेंगे राजेश ना, भट्ट जी। सवाल बंटवारा थोड़ा तो मैं होना लंबा है। कर रहा हूं क्योंकि मतलब थोड़ा सा बैफलिंग है ये सवाल। इसलिए बैफलिंग है कि प्रशांत किशोर ताबड़तोड़ एक के बाद एक आरोप लगाते आए दिलीप जायसवाल पे। दिलीप जायसवाल पे कई आरोप लगाने के बाद वो वही नहीं थमे, सम्राट चौधरी को भी उन्होंने कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। हम देखते हैं कि कोई भी बयान ना सम्राट चौधरी की तरफ से आया, ना दिलीप जायसवाल की तरफ से आया, ना कोई मानहानि का केस ठोका गया। पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता कहा जाने वाला कृष्ण कुमार कल्लू वो जाता है और वो एक केस दर्ज कराता है, एफआईआर दर्ज कराता है गांधी मैदान थाने में। लेकिन प्रशांत किशोर जिस हिसाब से बयान लगातार जारी रखे हुए हैं, ऐसा लगता है कि ही इज बैक्ड बाय साउंड फैक्ट्स। उनके पास फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स वो सीधे, और इसी वजह से स्पीचलेस है। बीजेपी की तरफ से आप देख रहे होंगे कि खंडन जो आ रहे हैं वो सिर्फ खंडन आ रहा है। अभी तक तो आपको लीगल कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज करेगा पार्टी पे। कोई भी चीज बोलने से एक ही बात कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज बोलने से पहले उस बात की ताकीद इस बात को कर लेना चाहिए कि भाई उसमें सच्चाई कितनी है। प्रशांत किशोर जी अनुभवी आदमी है, ऐसी बातों से एक तो उनको परहेज करना चाहिए। राजनीतिक द्वेष अलग चीज है, डैमेजिंग होगा। राजनीतिक द्वेष अलग चीज है। नहीं तो ये डैमेजिंग होगा। नहीं, देखिए, ऐसी बातें कहने बिना साक्ष्य के का अगर कोई बात कहता है तो मैं समझता हूं कि उन्हें भी साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो इस चर्चा में आज इतना ही।